दोपहर की ठंडी ठंडी धूप सुबहान की तरह दीवार पे फैली थी। डोम ब्लॉक्स तकरीबन वीरान पड़े थे। स्प्रिंग ब्रेक अभी ख़त्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स अपने अपने टूर्स पे थे। उसे किसी को इत्तला देने का होश ही नहीं था, मगर पाकिस्तान रवानगी वाले दिन जाने हाले को किसी ने बताया और फिर सबके फ़ोन आने लगे थे। मोतज़िम, हुसैन, टाली, सारा, लतीफ़, अंजुम बाजी सब उससे बराबर फ़ोन करते रहे थे, मगर वो सब यकीनन अभी वापस नहीं आए थे। वो अपने डोम ब्लॉक का गोल चक्कर खाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वो सुबह आई थी तो इन सीनों पे बर्फ़ जमी हुई थी। अब वो बर्फ़ बाहर ले गई थी। उससे गर्दन उठाकर बैल्कोनी के बल्ब को देखा और फिर उदासी से मुस्कुरा दी। कितना डर गए थे वो अपने पहले दिन, जब ये बल्ब खुद ब खुद चल उठा था कि पता नहीं यहाँ कौन से जिन भूत हैं। निकले हम वही पाकिस्तान के पेंडू। हाल ही के बताने पर कि ये टेक्नोलॉजी का करिश्मा है। डीजे उसके जाने के बाद कितनी देर अफसोस करती रही थी। उससे डोर का लॉक खोला। कमरा सुनसान पड़ा था। साफ सुथरे बने हुए बिस्तर, मेज़ पर तरतीब से रखी चीज़ें। डीजे के पंख की मेज़ अलबत्ता खाली थी। उसकी सारी चीज़ें हया ने उसके भाई को पैक करके दे दी थी। वो खिड़की में आकर खड़ी हुई और स्लाइड खोली। गुड गुड मॉम, उससे कहना चाहा, मगर आवाज़ गले में अटक गई। आंसू ने उसका गला बंद कर दिया था। दूर कहीं किसी ब्लॉक से डीजे को जवाब देने वाले लड़के ने इतने दिन की गैरहाजिरी भी कुछ तो सोचा होगा, मगर शायद वो खुद भी स्प्रिंग ब्रेक पे होगा। अब वो आएगा तो उससे कोई आवाज़ नहीं आएगी। उससे क्या मालूम कि अब सारी आवाज़ें ख़त्म हो गई। गुड मॉर्निंग डीजे, उससे खिड़की में खड़े भीगी बेहद मदम आवाज़ से डीजे को पुकारा। आंसू उसकी पलकों से टूटकर चेहरे पर लुढ़क रहे थे। जवाब नहीं आया। अब जवाब कभी नहीं आना था। वो पलटकर अपने पंख की तरफ आई और शाने से पर्स उतार कर अपने मेज़ पर रखा। फिर सिप खोलकर अंदर लकड़ी का वो छोटा सा डिब्बा निकाला। उसका जवाब भी उसे ढूंढना था। ओ हया, तुम कब आई? आवाज़ से वो चौंक कर पलटी। खुले दरवाजे में मुत्तसिम खड़ा था। वो राहदारी से गुजरते हुए उसे देखकर हैरत से रुका था। आज ही आई हूँ, तुम सब वापिस आ गए। उसे यक कोना को तमानियत का एहसास हुआ। वो डब्बा हाथ में लिए उसकी तरफ आ गई। नहीं, वो सब तो अभी कोनिया में है। मुझे ज़रा काम था, इसलिए आया था। वो दांत सा लम्हा भर को रुका। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हतीजा इतना अचानक कैसे हुआ। अल्लाह की मर्जी थी मुत्तसिम। डॉक्टर कह रहा था कि पेरी एनोरिज्म फटे तो ऐसा ही होता है। अचानक से इंसान कोलैप्स करता है और अचानक मर जाता है। बहुत कम लोगों को चंद रोज कब सर दर्द शुरू होता है। डीजे को भी हुआ था, मगर उससे माइग्रेन समझकर नज़रअंदाज किए रखा और फिर सब खत्म हो गया। दोस्तों को खोना बहुत तकलीफदेह होता है, मैं समझ सकता हूँ। वो दोनों उसी तरह चौखट पे खड़े थे। मैं तो तब से यही सोच रही हूँ मुत्तसिम, ये जिंदगी इतनी गैर यकीनी चीज़ है। एक लम्हे पहले वो मेरे साथ थी और अगले लम्हे वो नहीं थी। मोमबत्ती के शोले की तरह बेसाब जिंदगी जो जरा सी फूंक से बुझ जाए। लम्हे भर का खेल। यही अल्लाह ताला का डिज़ाइन है हया, और हमें इसे कबूल करना पड़ेगा। ये क्या कोई पजल बॉक्स है? वो उसके हाथ में पकड़े डब्बे को देखकर जरा चौंका। उसे नासमझी से डब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। चाइनीज़ पजल बॉक्स? तुमने ये कहाँ से लिया? वो डब्बा उलट पुलट कर देखने लगा। किसी ने दिया है, मगर मैं इसे खोल नहीं पा रही। क्या तुम इसे खोल सकते हो? उससे पूरी उम्मीद निगाहों से मुत्तसिम को देखा। मैं देखता हूँ, ठहरो। वो उसका ऊपर नीचे से जायजा ले रहा था। ये कदीम चाइनीज़ बॉक्स के तर्ज पे बनाया गया है। इसके ऊपर उमूमन कोई पजल बना होता है, जिसको सॉल्व करने से ही खुलता है, या फिर कोई 5 हुर्फी लफ्ज़ लगाने से। 1 मिनट। उससे जैसे झंबा हुआ। 5 नहीं, इस पे तो 6 हुरूफ हैं। इस तरह की चीज़ों पे हमेशा 5 हुरूफ होते हैं, मगर शायद इसका जवाब कोई ख़ास लफ्ज़ हो जिस पे 6 हरूफ ही पूरे आते हों। मगर अब ये खुलेगा कैसे? वो बेचैनी से बोली। ये तो जिसने दिया है उसको ही। वो रुका और ऊपर लिखी सतर पढ़ने लगा। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। हया, तुम्हारा वास्ता किसी साइको से पड़ गया है। ये एक पहेली है और इसे हल करना है। और उससे कहा था कि इसे सिर्फ मैं ही हल कर सकती हूँ। अगर इसे तोड़ा तो ये मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। यानी वो चाहता है तुम दिमाग इस्तेमाल करो। वैसे ये फ़िक्रा वो उस सतर पे उंगली फेरते हुए कुछ सोच रहा था। ये फ़िक्रा मुझे कुछ सुना सुना लग रहा है।
शायद शायद वो जैसे याद करने लगा। उस दिन जब हम जियो इन्फॉर्मेशन की क्लास में लिख लिख कर बातें कर रहे थे, तब शायद प्रोफेसर ने ही बोला था। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। पता नहीं, उसे नफ़ी में सर हिलाया। इंसान की याददाश्त चीज़ों को बहुत रिलेट करती है। हम एक चीज़ को देखकर उससे मुतल्लिका चीज़ें याद आ जाती हैं। मुझे भी इसको देखकर वही क्लास याद आई है। जो भी है, तुम फिक्र ना करो, हम इसका कोई हल निकाल ही लेंगे। अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ, देर से आऊँगा। तुम दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक कर देना। आजकल डोर ब्लॉक तकरीबन खाली है, ठीक है? उसके यूँ ख्याल करने पर वो ज़ेरेला मुस्कुरा दी। वो चला गया तो उससे वाकई कमरा अच्छी तरह लॉक कर लिया। सुभानची इतनी वीरान थी कि उसे अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। टॉक्सिन से यहाँ आने तक उसे मुसलसल महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है, कोई उसके पीछे है। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पे उसे सब कुछ मामूल के मुताबिक ही नजर आता था, मगर कुछ था जो उसे बेचैन किए हुए था। रात बहुत देर तक लेटे लेटे वो पजल बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़े अंगूठे से हुर्फ तहज्जी की स्लाइड ऊपर नीचे करती रही। उससे हुरूफ के कई जोड़ बनाए, मगर वो मुकफ्फिल रहा। उसे नींद ने कब घेरा उसे नहीं हुआ। पजल बॉक्स उसके गिर्द एक तरफ लुढ़क गया। वो अब भी वैसा ही था, सर्द, जामिद और मुकफ्फिल। सुबह वो देर से उठी, नाश्ता करके रात वाले शिकनलौता लिबास में ढीला सा स्वेटर पहने बालों को जूड़े में बांधती वो नीचे आ गई। उसका रुख यूनिवर्सिटी में फोटोकॉपियर की तरफ था। वहां से उससे कुछ नोट्स कई रोज पहले फोटो स्टेट करवाए थे और उन्हें उठाने का मौका ही नहीं मिल सका था। सुबह की चमकीली मगर ठंडी हवा सुभानजी के सबसे सार पे बह रही थी। फोटोकॉपियर के पास आई, अपने नोट्स उठाए, सुभानजी के कार्ड से अदायगी की और फिर वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि उसे एक मेज पर रखा लावारिस रजिस्टर नजर आया। रजिस्टर जाना पहचाना था। उससे पहला सफ़ा पलटा और उस पर बड़ा बड़ा डीजे लिखा था। ओह डीजे! एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। डीजे का निस्यान। वो हमेशा अपना रजिस्टर फोटोकॉपियर पर छोड़ जाया करती थी। उससे रजिस्टर उठा लिया। वो अब उसका था। बाकी चीज़ें तो वो डीजे की फैमिली को दे चुकी थी, मगर उसकी एक यादगार संभालने का हक तो उससे भी था। वो बाहर आ गई और घास से बैठकर डीजे के रजिस्टर के सफ़े पलटने लगी। वो उसका रफ रजिस्टर था, जिसे वो ज़्यादातर लिख लिख कर बातें करने के लिए इस्तेमाल करती थी, और ऐसी बातें अमूमन वो आखिरी सफ़े पर ही कर दिया करती थी। उससे आखिरी सफ़ा पलटा तो धीरे से मुस्कुरा दी। उस रोज़ जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्लास में उनकी और फ़लस्तीनी की स्प्रिंग ब्रेक की प्लानिंग उस पे लिखी थी। वो बहुत मोहब्बत से डीजे के लिखे अल्फाज पे उंगली फेरती उन्हें पढ़ रही थी, जब एकदम वो रुक गई। रजिस्टर के उस आखिरी सफ़े के ऊपर बड़ा बड़ा करके डीजे की लिखाई में लिखा था, इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस, हेराक्लीट्स 535 टू 547 BC। एक ही दरिया में कोई शख्स 100 बार नहीं उतर सकता। वो बिल्कुल शल सी सांस रोके तखीर से उस सदर को देख रही थी। क्या ये पजल बॉक्स उसे डीजे ने भेजा था? जब तक आप इसे खोल पाएंगी, वो शायद इस दुनिया में ना रहे। वो रजिस्टर लिए एकदम से उठकर डोम की तरफ भागी। उसे मुत्तसिम को ढूंढना था। हेराक्लीट्स, यूनानी फिलोसफी, याद आ गया। मुत्तसिम ने वो सदर पढ़ते हुए बेहतियार माथे को छुआ। ये हेराक्लीट्स का एक कौल है, जैसे तुमने इसके दूसरे अक़वाल सुने होंगे। मसलन, वो याद करके बताने लगा। कुत्ते उसी पे भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते हो, या इंसान का किरदार उसकी तकदीर होता है। वो अंग्रेजी की मशहूर अक़वाल बता रहा था। हाँ बिल्कुल। अया ने स्वाद में सर हिलाया। उससे उसमें से कोई भी कौल नहीं सुन रखा था। तो साबित हुआ हम इस पजल के ठीक रास्ते पे चल निकले हैं, और इस रास्ते पे उस शख्स ने यकीनन ब्रेड क्रम्स गिराए होंगे। अब हमें एक एक करके हेंसेल और ग्रेटल की तरह उन ब्रेड क्रम्स को चुनना है। श्श! दूर बैठी लाइब्रेरियन ने किताब से सर उठाकर ऐनक के पीछे से उनको नागवारी से टोका। वो दोनों इस वक्त लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। सॉरी मैम। अया ने गर्दन मोड़कर एक मासत ख्वाना मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। वो वापस पलटी। अच्छा, अब क्या करना है? वो धीमी सरगोशी में पूछ रही थी। अगर उसे हेराक्लीट्स का एक कॉल डब्बे के ऊपर लिखा है, तो यकीनन इसके कोड वर्ड का ताल्लुक उसी कॉल से होगा, या फिर शायद हेराक्लीट्स की ज़ात से। ठहरो, मैं 1 मिनट आया। वो उठा और चंद लम्हे बाद जब वो वापस आया तो उससे दोनों हाथों में मोटी मोटी चंद किताबें ऊपर नीचे पकड़ रखी थीं।
ये रहा हराक्लीट्स का अमालनामा। उसे थपकी आवाज़ के साथ किताबें मेज पर रखी। लाइब्रेरियन ने चेहरा उठाकर उसे दिल मिलाकर देखा। सॉरी। वो दोनों हाथ उठाकर कहता वापस कुर्सी पर बैठा। मैं लॉ की स्टूडेंट होकर फ़लसफ़े की इतनी वसी किताबें पढूं, ये तो मुझसे नहीं होगा। मैं गूगल कर लेती हूँ। लैपटॉप इधर दिखाओ। उसे साथ रखे मुतसिम के लैपटॉप का रुख अपनी तरफ घुमाया और कीपैड पर उंगलियां रख दी। उफ! जब इतने ढेर सारे नतीजे खुले तो वो बेजार सी हो गई। उसे जल्दी से कोई जवाब चाहिए था और बस जल्दी से वो बॉक्स खोलना था। इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का हौसला उसमें नहीं था। इधर लाओ, मैं पढ़कर तुम्हें मेन पॉइंट्स बताता हूँ। उसी को देखकर मुतसिम ने लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और फिर स्क्रीन पर निगाहें दौड़ाते हुए पढ़ने लगा। अच्छा, उसका ताल्लुक एशिया माइनर से था। खासा बदमिजाज फिलोसफर था, अपने इलाके में चीफ प्रीस्ट भी रहा है और बहुत खानदानी भी था। बड़े बड़े फलसफियों को हंसी हकारत से देखा करता था। उसके ख्याल में होमर को भरे चौक में ले जाकर दूरे मारनी चाहिए। और ही सूट इतना जाहिल है कि उसे दिन और रात का फर्क नहीं पता। उसके मशहूर अक़वाल ये हैं: गधे सोने पे घास को तरजीह देते हैं, कुत्ते हर उस शख्स पर भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते, और बस कर दो मुतसिम, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। उसे झुंझलाकर लैपटॉप स्क्रीन हाथ से दबाकर फोल्ड कर दी। मुतसिम हंसिया, फिर अपना मोबाइल निकाला। लतीफ़ रात को आ गया था। उसका एक साइड कोर्स फिलॉसफी है, उसको बुलाता हूँ। लतीफ़ को इधर आने और उसको सारी बात समझने में 15 मिनट लग गए और अब वो मुतसिम के साथ वाली नशीस पर बैठा सोचते हुए उस पजल बॉक्स को देख रहा था। वो कैथलिक और खालिस्तान डच था, मगर अफगानिस्तान में पैदाइश के वक्त लतीफ़ के नाम पे उसका नाम रखा था और चूंकि उसको पहली खुराक एक मुसलमान नर्स से दी थी, तो लतीफ़ सेहनी और इखलाकी तौर पर उन फ़लस्तीनी लड़कियों जैसा ही लगता था। मैं तो हरा कल्तीस नामा सुनकर तंग आ गई हूँ। और उसकी कुत्तू गधों और हया ने बॉक्स की तरफ इशारा किया। दरियाओं वाले अकवाल मेरी समझ से तो बाहर हैं। 1 मिनट। लतीफ़ जरा चौंका। वो कुत्तों और गधों वाले उसके अक़वाल होंगे, मगर ये दरिया वाली सिर्फ उसका कोल नहीं, बल्कि उसकी मशहूर ज़माना फ़िलॉसफी है। फलक्स फ़िलॉसफी तुमने सुन तो रखी होगी। मैं उसका नाम आज पहली बार सुन रही हूँ। कजा कि उसकी फ़िलॉसफी। तुमने, बल्कि हर किसी ने ये फ़िलॉसफी सुन रखी है। ये मुहावरा तो तुम जानती हो ना कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। हाँ, उससे इस बात में सर हिलाया। लतीफ़ आगे होकर बताने लगा। ये मुहावरा दरअसल उसी की इसी फ़िलॉसफी का निचोड़ है। वो कहता है कोई भी इंसान एक ही दरिया में 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। यानी जब इंसान एक दफ़ा पानी में कदम रखकर निकलता है तो वो पानी के आगे बह जाता है। इंसान और पानी दोनों हर लम्हा तब्दील होते हैं। वो दोबारा ज्योग्राफी लिहाज से तो उसी दरिया में कदम रखता है, मगर ना वो खुद वही पहले वाला इंसान होता है और ना वो दरिया पहले वाला होता है। समझ आई? हाँ, उससे इस बात में सर हिलाया। उसे कतन समझ नहीं आई थी। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई। देखो, जब इस्तांबुल में पहली दफ़ा तुमने बास्फोरस का समंदर देखा था, तब वो समंदर वो नहीं था जो तुमने कल देखा। अब ना तुम वो हो और ना समंदर वही है। हर चीज़ लम्हा बा लम्हा बदल जाती है। ये है उसकी फ़िलॉसफी ऑफ चेंज। फिलॉसफी ऑफ चेंज? हया ने इस बात में सर हिलाते बॉक्स उठाया। और तुम्हें पता है, चेंज में पूरे 6 हुर्फ होते हैं। ओह हाँ। मोहतसिम ने जरा जोश से डेस्क पे हाथ मारा। इधर उधर टेबल्स पे पढ़ते चंद तलबा ने सर उठाकर देखा। लास्ट टाइम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। लाइब्रेरियन ने कड़ी निगाहों से उसे देखते उंगली उठाकर वार्निंग की। मोहतसिम ने फौरन सर झुका दिया। वो दबे दबे जोश से हुरूफ की साइड्स ऊपर नीचे कर रही थी, यहाँ तक कि उससे पूरा लफ्ज़ चेंज लिख लिया। अब ये खुल जाएगा, मगर पजल बॉक्स जामिद रहा। इसका मतलब है कोड कुछ और है, और वो कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ तुम खोल सकती हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हें ही मालूम होगा। हया, तुम उसकी मेटाफिजिक्स में तो इंटरेस्टेड नहीं हो? लतीफ़ कुछ सोच कर कहने लगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ टॉक्सिम जाने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा ख्याल है मैं तैयार हो जाऊँ। वो हार मानते हुए बॉक्स लिए उठ गई। हमने भी टॉक्सिम जाना है और अभी कोर्स से निकलने में 1.5 घंटा तो है। तुम तैयार हो जाओ तो इकट्ठे चलते हैं। लकड़ी का वो पजल बॉक्स उससे अपने डॉर्म के लॉकर में रखा, फिर अपने कपड़े खंगालने लगी। जिस अफरा तफरी में गई थी, ये याद कहाँ था कि लॉन्ड्री को कपड़े नहीं दिए। इस वक्त जो एक वाइट इस्तीशुदा जोड़ा हैंगर पे लटका था, वो उसका स्याह फ्रॉक था, जिसकी ऊपरी पट्टी
सुनहरी सिक्कों से भरी थी, वही जो वो जिहान की सकलाल स्ट्रीट में दिए जाने वाले डिनर पर पहन कर गई थी। फिलहाल वो पुप्पो से पहले अपनी उन मेज़बान आंटी के घर जा रही थी, जिन्होंने पहले रोज़ उसका खाना किया था, जो कि वो एक तरफ से डीजे के लिए ही जा रही थी। सो ये काम वाला फ्रॉक मुनासिब ना था, लेकिन वो ऊपर से कोट पहन लेगी तो काम छुप जाएगा, और नीचे से तो फ्रॉक सादा ही था। उससे लिबास बदल कर बाल गैजर में बांधे, फिर अपने सुनहरी क्लच में पाकिस्तानी स्लिम सा मोबाइल डाला। क्लच छोटा था, उसमें तुर्क भद्दा फ़ोन पूरा नहीं आता था, सो उससे तुर्क फ़ोन कोट की जेब में रख दिया और क्लच की जंजीर को एक कंधे से घुसा कर दूसरे पहलू में डालकर बड़ी पिन के साथ फ्रॉक की बेल्ट से नत्थी कर दिया। सुनहरी सिक्कों के काम में सुनहरी सितारों वाले पर्स बिल्कुल चुप सा गया था। कम से कम अब कोई उसका पर्स छीन तो नहीं सकता था ना। मिसेस अब्दुल्ला का पता उसके पास था, हाले से उनका नंबर लिए उनको फ़ोन भी कर दिया। जब से वो तुर्की आई थी, उनके घर पलट कर नहीं गई, अब उससे लास भी जाना चाहिए था। कोर्सल में वो दरमियानी रास्ते वाली नशिस्त पर बैठी थी। रास्ते की उस तरफ मुतसिम और उसके साथ लतीफ़ बैठा था। हया की बाईं तरफ खिड़की के साथ वाली नशिस्त पर एक तुर्क लड़की मौजूद थी। तुम्हारा फुटेला फ़लस्तीन कब पहुंचेगा मुतसिम? वो स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले बैठी, गर्दन मोड़कर उससे मुहाती हुई। जून में पहुंच जाएगा। इसराइली उसे दाखिल तो होने देंगे ना? उम्मीद तो है, क्योंकि ये फोटेला तुर्की का है और इसमें बहुत से ममालिक के वफ्द हैं। जवाब लतीफ़ ने दिया था। और अगर इसराइलियों ने ऐसा ना होने दिया तो? आखिर बने इसराइल से किसी भी चीज़ की तवक्का की जा सकती है। तो फिर ये याद रखना कि जितने बनी इसराइल वो हैं उतने हम भी हैं। वो सामने देखो, वो इसराइली एम्बेसी है। मोहतसिम के इशारे पर उन दोनों ने गर्दन ऊंची करके विंडो स्क्रीन के पार देखा, जहाँ एक झंडे वाली इमारत दिखाई दे रही थी। अगर फ्लोटेला गज़ाव नहीं पहुंचा तो मैं वादा करता हूँ कि ये एम्बेसी इस्तांबुल में दोबारा नजर नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लतीफ़ ने उसके शाने पर हाथ रखा। मी टू, हया ने फ़ौरन कहा। मी थ्री, साथ तो लड़की ने फ़ौरन उंगली ऊपर की। वो बेख्तियार हंसी। वैसे मुतजिम, टाली को अगवा करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा नहीं? लतीफ़ की बात पर सब हंस पड़े थे। उससे याद था डीजे को उनकी टाली से दोस्ती कितनी बुरी लगती थी। टॉक्सिम स्क्वायर पे मगरिब उतर रही थी और हर तरफ अंधेरा सा छा रहा था। स्क्वायर की बत्तियां एक एक करके चलने लगी थीं। तुमने जिधर जाना है हम तुम्हें छोड़ देते हैं, अकेली मत जाओ। वो दोनों बस से उतरकर उसके लिए रुके खड़े थे। तुर्कियों के साथ रहकर तुम भी तुर्क बन गए हो। उन पुरखुलूस तुर्कियों से रास्ता पूछो तो मंजिल तक पहुंचा कर आते हैं। मादाम, आपको पता होना चाहिए, उन पुरखलूस तुर्कियों के इस मुल्क में हर साल तकरीबन 500 लड़कियां अगवा करके आगे भेज दी जाती हैं और ये तुर्की का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। अच्छा, अब डराओ तो मत, मुझे थोड़ी दूर ही जाना है। वो तीनों सड़क के किनारे साथ साथ ही चलने लगे थे। तुम अपनी आंटी के घर जा रही हो? हाँ, मगर मुझे अभी अपनी होस्ट आंटी के घर भी जाना है। कुछ दिन बाद जब मैं वापस आऊंगी तो इस पजल का हल ढूंढेंगे। वो तीनों बातें करते हुए ठंडी हवा में साथ साथ चल रहे थे। मुजस्मा आज़ादी उनके पीछे रह गया था। लाउन में सोगवारियत सी छाई थी। मिसेस अब्दुल्ला, उनकी सुख बालों वाली बेटी महर, मखमूम सी सामने सोफे पे बैठी थी। हया के सोफे से जरा दूर कारपेट पे महर की बेटी उर्वा कुशन का सहारा लिए नींद दराज रिमोट पकड़े टीवी पे कार्टून देख रही थी। आपको पता है, हम दोनों हर हफ्ते आपकी तरफ चक्कर लगाने का प्लान बनाते थे, मगर हर दफ़ा कुछ ना कुछ रोक लेता। और अब उससे तासुब से सर झटका। तुम मुझे उसी रोज़ बता देती तो कम से कम मैं उसे देख ही लेती, फिर क्लियरेंस में भी तुम्हारी मदद करवा देती। तुम कितनी परेशान रही होगी। मुझे तो अपनी आंटी को बताने का भी होश नहीं था। ऐसा अचानक धचका लगा था कि उससे फिक्रा अधूरा छोड़ा और सर झुकाकर उंगली की नोक से आंखों का किनारा पहुंचा। महर ने बहुत फिक्रमंदी से उसे देखा। तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो पहले से हया, और तुम्हारा रंग भी कुमला गया है। बस वो हार हो गया था और फिर सफ़र की थकान। वो उदासी से मुस्कुराई। वो वाकई बहुत बदसूर था और थकी थकी सी लग रही थी। मैं ज़रा खाने का कुछ कर लूँ। मिसेस अब्दुल्ला उठी तो वो बेख्तियार क्या उठी। खाना पुप्पो की तरफ है, मैं बस चाय पीऊँगी, फिर मुझे सिर्फ 10 मिनट दो। उजलत से कहती किचन की तरफ बढ़ गई। मैं भी उसके पीछे जाने के लिए उठी, फिर उर्वा को देखा। उर्वा, तुम हया को कंपनी दो। फॉर गॉड सेक उर्वा, जब कोई मेहमान आता है तो टीवी नहीं देखते। उसे जाते जाते हल्की से बच्ची को घूरा। उर्वा गड़बड़ा कर सीधी हुई
और मुड़कर हया को देखा, फिर सादगी से मुस्कुराई। सॉरी, कोई बात नहीं, तुम बेशक कार्टून देख लो, मैं बोर नहीं होंगी। वैसे कौन सा कार्टून है ये? उसे कार्टून जरा सनाशा सा लगा तो आंखें सुकेड़ कर स्क्रीन को देखने लगी। कैप्टन प्लेनेट, आपने देखे हैं कभी? उर्वा दबे दबे जोर से बताते सीधी होकर बैठ गई। अरे, ये कैप्टन प्लेनेट है, मेरे फेवरेट। वो एकदम खुशी से कहती सोफे के नीचे स्वर आगे को हुई। मुझे ये बहुत पसंद है, और लिंडा तो बहुत ही ज़्यादा। उर्वा, मेरी तो जान थी कैप्टन प्लेनेट में। मैं बचपन से ही उनकी बहुत जुनूनी फ़ैन रही हूँ। जब ये सारे प्लेनेटर्स अपनी अपनी उंगलियाँ फिजा में बुलंद करके फायर, अर्थ, विंड, वाटर चलाते थे, तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर जाती थी कि मुझे लगता मैं अभी उड़ने लगूंगी। वो छोटे बच्चों से कभी भी इतनी बेतकल्फ नहीं होती थी, मगर यहाँ मामला कैप्टन प्लेनेट का था। फिर अब मेरे अब्बा ने मुझे समझाया कि आग, मट्टी, हवा और पानी हमारे इस सियारे को बनाने वाले 4 एलिमेंट्स हैं। तब पहली दफ़ा मुझे इन 4 यूनानी अनासिर का पता चला। हाँ, मुझे पता है, मामा ने मुझे बताया था कि यूनानी अनासिर है। मुझे भी तभी अब्बा ने बताया था कि किस्सा यूनानी फ़लस्तीनियों ने ये 4 अनासिर बारी बारी पेश किए। वो कहते कहते एकदम रुकी। लम्हे भर को उसके अंदर बाहर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यूनानी अनसर, उसे बेयकीनी से सिर लब दोहराया। उसे याद था ये अनसर यूनानी फ़लसफ़ियों ने पेश किए थे। किसी ने कहा दुनिया पानी से बनी है, किसी ने कहा हवा से, और वो आंसर उस फ़लसफ़ी की पहचान बन गया। हेराक्लीट्स का आंसर कौन सा था? वो उससे पूछती जैसे चौंक उठी। उर्वा मुंतज़िर निगाहों से उसे देख रही थी। उर्वा, मुझे इंटरनेट चाहिए, अभी इसी वक्त। वो बेचैनी से बोली तो उर्वा सा हिलाकर उठी और सोफे पर से एक आईपॉड उठाकर उसे दिया। ये मम्मी का आईपॉड ले ले। थैंक्स। उससे आईपॉड पकड़कर उसका गाल थपथपाया और जल्दी जल्दी गूगल खोलने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो उनको खुदा हाफिज करके बाहर आई, तो सड़क के किनारे चलते हुए उससे कोट की जेब से अपना तुर्क मोबाइल निकाला और तेज़ी से मुतसिम का नंबर डायल करने लगी। हया, हैरियत। वो फ़ोन उठाते ही ज़रा फिक्रमंदी से बोला था। मुतसिम, तुम्हें पता है यूनानी फ़लसफ़ियों ने ज़मीन की तख्लीक की वजाहत करने के लिए कुछ अनासिर पेश किए थे कि ज़मीन उनसे मिलकर बनी है। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोला। हया, मेरे ख्याल से तुम ज़रा थक गई हो। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम नॉर्मल हो जाओगी। मुतसिम, उसे झुंझलाकर जोर से कहा। मैं संजीदा हूँ, मेरी बात सुनो। हम ख्वाह उस सीम पागल आदमी की स्वाक़ उम्री पढ़ रहे थे। हमें उसकी फ़िलॉसफ़ी चाहिए थी। उस जोर के हर फ़लसफ़ी ने अपना एक अंसर पेश किया था, और उसके ख्याल में ज़मीन की हर चीज़ उस अंसर से बनी थी। किसी ने कहा वो पानी है, किसी ने कहा हवा, और यूं उन चारों बल्कि 5 अंसर की फहरिस्त मरतब हुई। हरक्लीस का अंसर आग था, और यही उसकी पहचान था। फायर। हाँ, फायर, हरक्लीस की दायमी आग। उससे आग की बुनियाद पे अपनी फ़िलॉसफ़ी ऑफ चेंज पेश की थी। मुतसिम, मुतसिम, इंसान एक दरिया में 2 दफ़ा क्यों नहीं उतर सकता? क्योंकि इंसान और दरिया दोनों हरक्लीस की ख्याल में आग से बने थे, और दुनिया में सबसे ज़्यादा तब्दील होने वाली चीज़ आग है, जो हर लम्हा बदलती है और जो हर चीज़ को बदल देती है। उस पजल बॉक्स में लिखी बात एक ही लफ्ज़ की तरफ इशारा कर रही है, जो है फायर। वो कॉलोनी के सिरे पर खड़े होकर फ़ोन पे कह रही थी। रात गहरी हो रही थी और स्ट्रीट पोल्स जल उठे थे। मगर हया, फायर में तो 4 हरूफ होते हैं, ये कोड कैसे हो सकता है? ये कोड है भी नहीं, इसका मतलब है आग, असली वाली आग, टाली का लाइटर, इसराइली आग, याद है तुम्हें? ओ माय। उसे एक लम्हा लगा था समझने में। तुम्हारा मतलब है उससे आग की तरफ इशारा किया है, क्योंकि क्योंकि उस हद की तरह इस बॉक्स पर भी कुछ लिखा होगा जो सिर्फ आँच दिखाने से न ज़ाहिर होगा। उससे मुस्कुराकर कहते हुए उसकी बात मुकम्मल की। हैरत है, यह ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। क्योंकि तुम काफ़ी थक गए हो, ज़रा आराम कर लो, फिर तुम नॉर्मल हो जाओगे। वो जवाबन हंस दिया था। चलो, फिर तुम रात को वापस आई तो उस बॉक्स को खोलेंगे। नहीं, मैं आज रात वापस नहीं आऊँगी, मैं आंटी की तरफ रुकूंगी। तुम्हारी अपनी आंटी या फिर वो होस्ट आंटी? मैं, फिक्रा उसके लबों में रह गया। किसी ने उसे कान पे लगा फ़ोन जोर से खींचा था। उसे मुड़ने या चीखने का मौका भी नहीं मिल सका। किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कोई सुई की नोक थी जो उसकी गर्दन के आसपास कहीं खुबी थी। लम्हे भर का अमल था।
उसकी आंखों के आगे अंधेरे बादल छाने लगे। वो चीखना चाहती थी। दिल और दिमाग के सुन्न होने से कबल वो जो आखिरी बात उससे सोची थी वो ये थी कि कोई उसे पीछे की तरफ घसीट रहा था और फिर हर तरफ अंधेरा था।